नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दुनिया भर की सारी ऐसी इवेंट्स जो आपको फाइनेंशियली इंपैक्ट करती है। तो दुनिया में ऐसा कुछ भी हो रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो जो आपके पॉकेट पर असर डाल सकती है, उसे हम यहाँ एनालाइज करना सीखेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि दुनिया भर में होने वाले सारे इवेंट्स, न्यूज जो आप सुनते हैं, इसको किस तरीके से एनालाइज करना है कि आप इवैल्यूएट कर पाए कि आपकी जेब पर, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पर, आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर, इनकम, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पर किस तरीके से असर पड़ सकता है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। आर्टिकल पढ़ेंगे और उसके कॉज को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और उसका इंपैक्ट भी हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ। यहाँ पे FY25 ट्रेड डिफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो जो डिफिसिट है चाइना के साथ वो क्लोज टू 100 बिलियन हो चुका है अमिड डंपिंग कंसर्न्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चाइना और इंडिया के ट्रेड की। इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे 100 रुपए का सामान खरीदता हूं और बदले में आप मेरे से सिर्फ 10 रुपए का सामान खरीदते हो, ठीक है? और आप 100 रुपए का सामान मुझे भेजते हो, खरीदते हो मेरे से सिर्फ 10 रुपए का। मैं आपसे 100 रुपए का सामान खरीदता हूं, मैं आपको सिर्फ 10 रुपए का सामान बेच पाता हूं। तो 90 रुपए का डिफिसिट है हम दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं एज अ कंट्री मुझे बहुत बुरा लगेगा, राइट, कि इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग डिफिसिट है हमारा कि हम आपको सिर्फ 10 रुपए का सामान बेच पा रहे हैं। तो इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ वो करीब करीब $100 बिलियन होने को है 2025 में। सबसे पहले तो कंसर्न्स हैं कुछ बहुत बड़े इंडिया के, ठीक है? और ये कंसर्न्स इंडिया के नहीं है, वो हमारे कंसर्न्स है, क्योंकि हम सबकी लाइफ पर काफी असर पड़ सकता है। आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो सकता है वो कंपनी कंपीट ही ना कर पाए यहाँ पे और उन्हें ले ऑफ करने पड़े। जैसे कि अभी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हमने देखा कि किस तरीके से ले ऑफ कर रही है। TCS ने कहा कि हम इस बार 1 भी रुपए का हाइक नहीं देने वाले हैं, राइट? तो ये हमारी लाइफ पर काफी असर डाल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे जो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है, उसमें हमें डंपिंग के कंसर्न्स दिख रहे हैं। मतलब चाइनीज गुड्स, जो गुड्स चाइनीज ने मैन्युफैक्चर किए थे यूएस के लिए या दूसरी कंट्रीज के लिए, और अब वो इंडिया की तरफ आ सकते हैं क्योंकि वहां पर काफी टैरिफ लग चुका है उन पर, चाइनीज गुड्स पर। तो चाइनीज इंपोर्ट्स जो है वो 11.5% से बढ़ा है टू $113.45 बिलियन। जो आउटबाउंड शिपमेंट्स हैं वहां 14.5% का हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है टू $14.2 बिलियन। तो आउटबाउंड शिपमेंट्स यहाँ पे मतलब कि जो हमारे यहाँ से वहां जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब वो घटा है, जो कि एक बैड न्यूज है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो डिफिसिट है वो $99.2 बिलियन हो गया है चाइना और इंडिया का ट्रेड का, जो पहले $85 बिलियन था। और जो इंपोर्ट्स अभी बढ़े हैं बहुत शार्पली, इसकी वजह से फ्रेश कंसर्न्स इंडिया में, इंडिया के लोगों में, जो बिजनेसमैन हैं उनके दिमाग में आ चुके हैं कंसर्न्स कि भाई हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है लगातार इतनी तेजी से, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है बीजिंग से। तो दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे पे काफी टैरिफ लगा रही हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूएस और चाइना की बात कर रहा हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट को डर यह है कि कहीं अमेरिकन मार्केट्स में, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि इंडियन मार्केट में आए और अपने गुड्स को डंप कर दें। तो इवन ड्यूरिंग मार्च अगर आप देखोगे तो चाइना से जो इंपोर्ट्स थे वो बढ़े थे बाय अ फोर्थ एट $9.67 बिलियन, और एक्सपोर्ट्स लगातार डिक्लाइन हुए टू $1.15 बिलियन। तो इंपोर्ट चाइना से लगातार बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता की खबर है सरकार के लिए तो है ही सर, लेकिन सरकार का क्या हो सकता है, वोट ना दो, लेकिन रियल इंपैक्ट तो आपकी लाइफ पर पड़ता है ना, क्योंकि आपके जॉब जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, राइट? आप सही काम कर रहे थे, या फिर आप एज अ फ्रेशर कॉलेज में आओगे, जॉब के लिए जाओगे, तो आप देखोगे कि इस बार पे काफी कम है, जबकि बच्चे पिछली बार भी इंटेलिजेंट थे, इस बार भी इंटेलिजेंट, लेकिन एवरेज पे कम क्यों जा रहा है? कंपनीज कम क्यों आ रही हैं? कंपनीज हायरिंग कब करेंगी? जब उन्हें प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगेंगे आगे के। जब नहीं अच्छे लगेंगे तो हायरिंग करके क्या है, आप अपना फिक्स कॉस्ट बढ़ा रहे हो, राइट? सैलरी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल नहीं है, राइट? तो अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको क्या करना है, सैलरी पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी की तरह नहीं है वो कि अगर आप जैसे फ्रिज ऑफ कर दोगे तो एसी ऑफ कर देते हो तो सर्दियों में आपका बिल नहीं आता, राइट? वैसा सैलरी वो कंपोनेंट नहीं है किसी भी बिजनेस का। तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है और सोचना है। जो सर्ज हुआ है इंपोर्ट्स में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज का इंपोर्ट बढ़ा है, सोलर सेल्स और की इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स हैं जिनका इंपोर्ट चाइना से काफी बढ़ा है इंडिया में। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी अलार्मिंग है। और ज्यादा अलार्मिंग क्या है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना चाइना को, वो गिर गया है। मतलब हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है चाइना से, वो ठीक है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी गिर गया। दैट इज अ वेरी सैड न्यूज। यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू चाइना, ये 14.5% गिरा है टू $14.2 बिलियन, लोअर देन दे वर इन FY14।
when the rupee was significantly stronger. These numbers are a wake-up call. India needs to fix its internal manufacturing gaps and invest in deep industrial capabilities. श्रीवास्तव जी का ये कहना है, जो फॉर्मर ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफिशियल रह चुके हैं, कि इंडिया को कहीं ना कहीं काफी वर्क करना पड़ेगा जो गैप्स है मैन्युफैक्चरिंग में उसको फिल करने के लिए। यहाँ पे डेटा ये भी दिखाता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, उसमें 35% की बढ़त आई है। यस, यूएस को हम 35% ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ चीजें फ्रंट लोड कर दी। टैरिफ आने से पहले हमने सोचा कि कुछ चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करके पहले ही वहां पहुंचा देते हैं, क्योंकि टैरिफ आने के बाद वो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो क्यों ना 6 महीने तक का या 3 महीने तक का सामान हम पहले ही वहां पहुंचा के रख दें, जैसा कि चाइना ने किया। अगर आप देखोगे चाइना दिसंबर तक ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के गुड्स वहां पहुंचा चुका था। ऐसा था क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा था कि अगले 1 साल पता नहीं क्या होगा, तो पहले जितने गुड्स ऐसे हैं जो पेरिशेबल नहीं है, जिन्हें हम पहले पहुंचा सकते हैं, उन्हें वहीं पहुंचा के आप रख दो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी कंसर्न्स हमें नजर आ रहे हैं इंडिया के लिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे नेविगेट करना। बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की, और यह है टैरिफ मेलोड चाइनीज कंपनीज बाउ टू इंडियन नॉर्म्स। अब चाइनीज कंपनीज परेशान है क्योंकि यूएस के साथ बिजनेस करना अब इजी नहीं है, राइट। यूएस के साथ धंधा करने के लिए अब क्या है, काफी सारे कंसर्न्स आ गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट भी थोड़ा अब ईगो पे ले चुकी है, वो भी रिटेलिटरी टैरिफ्स लगा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी काफी ईगोइस्टिक है, वो और टैरिफ्स बढ़ाते जा रहे हैं, 245% तक कर दिया उनका कहना है कि हमने टैरिफ को। तो कोलकाता से खबर आई है कि शंघाई हाईली ग्रुप एंड हायर, ये अमंग चाइनीज कंपनीज है जो और एमिनेबल बन गई है टू इंडियन कंडीशंस। ठीक है, ये इंडियन कंडीशंस और लॉज और जो भी हमारे बातें हम कह रहे हैं चाइनीज कंपनीज को कि आपको ये करना है ये करना है, वो सारी बातें मानने को तैयार है हमारी बातों को। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे कि जो जॉइंट वेंचर्स हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू और एमजी हेक्टर आपने सुना होगा, तो जेएसडब्ल्यू और एमजी ने जॉइंट वेंचर बनाया है। तो इस जॉइंट वेंचर में क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रहे हैं इंडिया में। तो वैसे जितनी भी चाइनीज कंपनीज है ना, वो जॉइंट वेंचर बनाने को तैयार है इंडियन कंपनीज के साथ, और वहां पर वो माइनॉरिटी स्टेक भी लेने को तैयार है। तो उन्हें माइनॉरिटी स्टेक भी चलेगा, लेकिन उन्हें इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया से बिजनेस को नहीं हटाना है, उनका ये कहना है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक्स जॉइंट वेंचर में लेने को तैयार है, जो पहले ये रेडी नहीं थे। कब रेडी हुए, जब यूएस ने टैरिफ्स को बढ़ा दिया, और जो मैं कहूंगा बुरे से बुरी चीज हो सकती थी वो हो रही है इस टाइम पे यूएस और चाइना के बीच में। तो कहीं ना कहीं चाइनीज फर्म्स जो है अब ये मार्केट से शट आउट हो गई है, तो इंडिया में इनका जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि चलो यूएस मार्केट चला गया, भूल जाओ उसे, लेकिन इंडियन मार्केट जो है हमारे पास पड़ोस में ही है, तो इसको संभाल के रखा जाए, उनका गोल ये है। तो शंघाई हाईली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है चाइना में, और इन्होंने अब टाटा ओन्ड वोल्टास के साथ फिर से बातचीत शुरू कर दी है कि ये मैन्युफैक्चरिंग करे जॉइंट वेंचर में, और ये माइनॉरिटी स्टेक के लिए भी अब तैयार हो चुके हैं। तो इंडिया के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है अगर वो नेगोशिएट करना चाहता है तो, क्योंकि इस वक्त इंडिया के पास यूएस एक ऐसा मार्केट है जहां चाइना काम नहीं कर पा रहा और काफी एक्सप्लॉइट कर सकता है वहां पे उस स्पेस को इंडिया। तो इंडिया क्या चाइनीज के साथ इंडिया में बिजनेस करना चाहेगा, सबसे पहला कंसर्न ये है। तो एज अ पॉलिसी मेकर आपसे आज सवाल ये है, काफी मतलब इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है, बट आप सब सोचना। एज अ पॉलिटिशियन आप समझो कि आप कॉमर्स देख रहे हो, ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड आपको पॉलिसी बनानी है। ठीक है, हम लोग काफी कंप्लेन करते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में कि अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाने, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे जब चाइनीज कंपनीज इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती है, कह रही हम माइनॉरिटी स्टेक करने को तैयार भी हैं, हमें छोटा ही स्टेक मिल जाए, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचना चाहते हैं, तो आप क्या ये अलाउ करोगे कि आप चाइना से एफडीआई आने दोगे? और यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप यूएस में एक्सपैंड करो, यूएस पे फोकस करो, यूएस में आइडेंटिफाई करो क्या अपॉर्चुनिटीज है और वहां पे हेविली इन्वेस्टमेंट्स करो, अपनी कंपनीज को बोलो कि वहां पे आपको फोकस करना है। तो दो चीजें, एक तो इंडियन अपने मार्केट को देखना और एक यूएस मार्केट को कैप्चर करना। तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज है आपके हिसाब से जो आप यहाँ पे आउटलाइन कर सकते हो? कुछ पॉलिसीज भी चलेंगी जो काफी ज्यादा मदद करेगी यहाँ पे, एंड आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि क्या आप इंडियन मार्केट में चाइनीज कंपनीज को एंटर करने दोगे विद माइनॉरिटी स्टेक या नहीं? तो दिस इज माय क्वेश्चंस टू ऑल द व्यूअर्स, एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक बार आंसर करो, क्योंकि पॉलिटिशियंस के बारे में हम काफी कंप्लेन करते हैं, बट ये सेम सिचुएशन इंडिया के पॉलिटिशियंस के पास है, पॉलिसी मेकर्स के पास है। तो आई वांट टू नो कि लोग, अगर आप जैसे लोग वहां पर होंगे तो किस तरीके के डिसीजंस लेना वहां पे फेवरेबल समझेंगे। मैं बात करता हूं अगले आर्टिकल की, और ये आर्टिकल है इट्स बिजनेस एज यूजुअल जस्ट प्रेस रीसेट। यहां पे हम बात कर रहे हैं अनप्लग चाइना प्लग इनटू इंडिया। तो काफी अच्छा लग रहा है आर्टिकल, अनप्लग चाइना प्लग इनटू इंडिया, बट लेट्स सी कि किस बारे में यहां बात हो रही है। अब इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे? इस वक्त इंडिया ना स्विफ्टली, धीरे धीरे, बहुत ही स्मूथली
आइडेंटिफाई कर रहा है, सबसे पहले तो पहचान कर रहा है और वो कर रहा है यूएस कंपनीज को। कौन सी कंपनीज को? वो कंपनीज जो अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ना चाइना से हटा करके कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। तो कहीं और शिफ्ट करने के लिए इंडिया एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशंस चल रही होंगी, बातचीत चल रही होंगी। इंडिया पूछ रहा होगा अच्छा कौन कौन सी कंपनी है जो कह रही है कि यार मैन्युफैक्चरिंग वहां से शिफ्ट करता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उन तक हम मैसेज पहुंचाएंगे कि इंडिया इंटरेस्टेड है। अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं, सब्सिडीज हैं, कुछ टैक्स बेनिफिट्स है जो आपको दे सकते हैं। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में हमें बताओ। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो इस सेक्टर्स कौन कौन से हैं? ये कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की, टॉयज की, फार्मास्यूटिकल्स की, अमिड एस्केलेटिंग साइनो यूएस टेरिफ वॉर। तो यहाँ चाइना यूएस टेरिफ वॉर का इंडिया इस तरीके से फायदा उठाना चाह रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट कि वो एग्रेसिवली, बहुत एग्रेसिवली परस्यू करें यूएस मार्केट को। सबसे पहले तो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग भी की है गवर्नमेंट ने कि हम नई नई स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे वर्चुअल नेगोशिएशंस चल रही है इंडिया और यूएस के बीच में। अब क्या है, यूएस ने 10% का टैरिफ सब पे लगा रखा है, इंडिया पे भी एप्लीकेबल है अगले 3 महीने तक। तो इंडिया और यूएस क्या कर रहे हैं? बायलेटरल अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसे बायलेटरल बोलते हैं। वही दो से ज्यादा हो जाए, जहां बहुत सारी कंट्रीज है, तो उसे मल्टीलैटरल बोलते हैं हम लोग, राइट? आपने कई बार सुना होगा। तो न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में ऑलरेडी फेस टू फेस डिस्कशंस तो होने हैं, लेकिन वर्चुअल मीटिंग्स अभी भी चल रही हैं। तो इंडिया यहाँ पे पूरी तरीके से मैं कहूंगा लगा हुआ है कि वो एक तो सबसे पहले जो प्राइवेट मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में और इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे डिस्कशंस कर रहा है, और दूसरा यूएस में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत कर रहा है, और तीसरा यूएस कंपनी से भी इंडियन गवर्नमेंट बातचीत करने में लगी पड़ी है जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि कहां करना है। तो गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ रियली इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, राइट? तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे कि वो अट्रैक्ट कर पाए इन्वेस्टमेंट्स। और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। हम लोग, जैसे मैं बताता हूं कि स्टॉक बॉक्स एक रिसर्च एनालिस्ट है, सभी रजिस्टर्ड है। तो जितने भी हमारी पोर्टफोलियोज हैं या जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमें इतना बढ़िया बेनिफिट मिला है, और बैलेंस शीट्स भी उनकी इतनी बढ़िया लगती है देख के। अगर आप देखोगे इनका डेट, इतना कम डेट है इनके ऊपर, आगे ग्रोथ इतनी बढ़िया एक्सपेक्टेड है, यूएस मार्केट भी इनके लिए ओपन हो गया है, अपने आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, चाइना भी बाउ डाउन कर रहा है, नेगोशिएशन के लिए तैयार है, जॉइंट वेंचर्स के लिए तैयार है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये एक सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यूएस ने एक्सक्लूड किया है इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टीप टैरिफ से, टैरिफ में नहीं ला रहा है यूएस, क्योंकि यूएस खुद इस पे डिपेंडेंट है। जिस तरीके से वो फार्मा पे यूएस ने टैरिफ नहीं लगाए, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी टैरिफ नहीं लगाए। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, आईफोन्स जो इंपोर्ट होते हैं यूएस से, चाइना से, इन पे अभी भी 20% की ड्यूटी है। लेकिन जो मेड इन इंडिया आईफोन जा रहा है यूएस में, ये टैरिफ फ्री है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी इज क्रूशियल। तो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, इसे एक रोड मैप बनाना होगा, मेटिकुलस प्लानिंग करनी होगी सरकार को। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वो ओपन हुई है बाय यूएस चाइना ट्रेड वॉर इंडिया के लिए। नहीं तो वियतनाम यहाँ पे क्या होगा, बिगेस्ट बेनिफिशियरी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें नहीं होने देना है। सबसे पहले तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सैमसंग स्मार्टफोन्स की, गैजेट्स की टू यूएस। यहाँ पे वियतनाम की बात कर रहे हैं, वियतनाम में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज कंपनी सेटअप कर लेती है। तो जैसे ही चाइना में 50% का टैरिफ लगता है तो चाइनीज कंपनीज क्या करते हैं, वियतनाम में अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करती है, और वियतनाम के रूट से फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को यूएस में, जहां पे टैरिफ उन्हें नहीं देना पड़ता। तो कहीं ना कहीं वो बाईपास करी थी यूएस के लॉस को, और यूएस को भी ये पता था अच्छे से। तो इस बार उन्होंने इसलिए वियतनाम पे भी टैक्सेस लगाए थे, टैरिफ्स लगाए थे, बट अब वो भी वापस ले चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने 10 से 12 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, टॉयज, एयर कंडीशनर, अप्लायंसेस, जहां पे इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये सेक्टर्स जो है इन्हें गवर्नमेंट को द्वारा सपोर्ट मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड है। तो कंपनीज कौन सी होंगी जो बेनिफिट ले पाएंगी, ये तो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि उनके प्रमोटर्स कौन है और उनकी बैलेंस शीट इतनी हेल्दी है या नहीं कि वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। ये आपको ध्यान रखना है। तो शॉट इन द आर्म फॉर लोकल फार्मा। अब मैं बात कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की इंडिया के लिए, ठीक है, और ये सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स। आपको पता है कि इंडिया यूएस के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया। ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने कहा कि हम ना रीवैम्प करेंगे, मतलब रीवैम्प करने को मतलब फिर से शुरुआत करेंगे यूएस फेडरल हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोग्राम की। फेडरल हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोग्राम सीनियर्स के लिए होता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और इससे इंडियन ड्रग मेकर्स को बहुत फायदा हो सकता है। तो इससे इंडियन ड्रग मेकर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कैसे फायदा होगा, आपका वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ जाएंगे जो फार्मास्यूटिकल के इन्वेस्टमेंट्स है। अब मैं बताता हूं। ट्रंप ने अनाउंस किए नेगोशिएशंस
प्राइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए। आपको पता होगा कि यूएस में जो फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा महंगे कहीं नहीं है। एक नॉर्मल एक जो क्रीम इंडिया में 100 रुपए की मिलती है, यूएस में आपको 7-8 हजार की मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये प्राइस को निगोशिएट करे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, थोड़ा सा कम करें। इसके अलावा ये अवेलेबिलिटी भी बढ़ाना चाहते हैं जेनेरिक ड्रग्स की एंड बायोसिमिलर्स की, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का स्ट्रेंथ क्या है? जेनेरिक्स। जैसे कि हम लोग वेट करते हैं कि फॉरेन में जितनी भी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत अच्छी दवाई है जिसपे उनका पैटेंट है, जैसे ही वो पैटेंट एक्सपायर होता है, हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं, ठीक है, एंड फिर हम बहुत ही लो कॉस्ट पे विद वेरी गुड क्वालिटी वो ड्रग प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया भर में, ऐसा होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करता है जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड इन यूएस, वर्थ $9 बिलियन इन वैल्यू, और 40% जो टोटल इंपोर्ट होता है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होता है यूएस में जेनेरिक ड्रग्स का। तो इंडियन जेनेरिक मेकर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है ये, एंड लेकिन हमें डिसीजंस के लिए वेट करना होगा कि फार्मा इंडस्ट्री पे किस तरीके का टैरिफ लगता है, जो अभी तक तो लगा नहीं है। तो यहाँ जेनेरिक्स और बायोसिमिलर जो है वो 80% सस्ते हो सकते हैं देन ब्रांडेड ड्रग ऑल्टरनेटिव्स। 80% का डिफरेंस आ सकता है कॉस्ट में। और जो ऑर्डर है ये टारगेट करता है मेडिकेयर प्राइस नेगोशिएशन टाइमलाइन को। जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, इनिशियली ये पार्ट था फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का। तो यहाँ पे ये मैसिव डिस्काउंट भी देना चाहता है लो इनकम पेशेंट्स को यूएस में, जिनको लाइफ सेविंग मेडिकेशंस चाहिए इंक्लूडिंग इंसुलिन। मैं आपको बता दूं यूएस में वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ बैंक्रप्सी, मैंने ऐसा पढ़ा है, वो है मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल बिल वहां इतने बड़े आ जाते हैं कि अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है ना, तो आप बैंक्रप्ट हो जाओगे बेसिकली। एंड एक छोटा सा इलाज भी करने जाओगे ना, तो वहां लाखों का बिल आ जाएगा, जैसे सर्दी खांसी की मैं बात कर रहा हूं आपके पास, ठीक है। तो इतना ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट वहां पे चार्ज करते हैं अगर आप देखो मेडिकल एक्सपेंसेस पे। तो इंडियन फार्मा मेजर जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जाइडस लाइफ साइंसेज, लुपिन बायोकॉन, ये की है टू इंश्योरिंग अफोर्डेबल मेडिसिन including cancer drugs and antibiotics to patients in US, and according to estimates about 30%, मतलब $30 बिलियन का जो है ये जाता है टू मेडिकेयर, जो कवर करता है 65 से 66 मिलियन अमेरिकन जिनकी उम्र 65 या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे डिमांड काफी बढ़ सकता है हमारे गुड्स के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और देखना होगा कि कौन सी कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकती है। अब बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की, ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हॉस्पिटल के जो कंपनीज हैं जो लिस्टेड है शेयर बाजार में, हमारे यहाँ हॉस्पिटल स्टॉक्स काफी सारे लिस्टेड है, और अगर आप देखोगे तो इनमें बहुत ह्यूज क्वांटिटी में हमें बाइंग देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हॉस्पिटल स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, और इसका एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। देखिए कॉमन सेंस क्या है कि कितनी भी मंदी आ जाए दुनिया भर में, ठीक है, जो बीमारियां हैं वो अगर होंगी तो लोग इलाज कराएंगे। बीमारियां अचानक से कम भी नहीं हो जाएंगी, ठीक है, भले अचानक से बढ़ जाए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की जो स्टॉक्स है ना, जो हॉस्पिटल कंपनीज हॉस्पिटल्स हैं, जितना वो पहले कमा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आए जाए टैरिफ हो या ना हो, वो पहले भी उतना कमा रहे थे, बाद में भी उतना ही कमाएंगे, उनकी ग्रोथ चलती रहेगी। तो वो काफी, मैं कहूंगा, एग्नोस्टिक है, ठीक है, साइक्लिकल नहीं है। इन्हें कोई रिसेशन से और इन ग्रोथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं कि जीडीपी बढ़ रही होती है तो हॉस्पिटल की ग्रोथ बढ़ जाता है, ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा भी नहीं होता। तो जब रिसेशन भी आता है तो हॉस्पिटल तब भी पैसे कमाता है, ये हमें पता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, लैप अप कर रहे हैं, शेयर्स बाय कर रहे हैं हॉस्पिटल ऑपरेटर्स के, क्योंकि हॉस्पिटल ऑपरेटर्स का एक रेपुटेशन है कि बहुत सेफ होते हैं अनसर्टेन टाइम्स में। लेकिन मनी मैनेजर और एनालिस्ट ने वार्न किया है कि जो रनवे रैली है वो यहाँ पे वैल्यूएशंस को बहुत महंगा बना दे रही है, क्योंकि सब लोग कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, तो अब ये स्टॉक ज्यादा ही महंगे हो गए हैं, एनालिस्ट का ये कहना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ट्रंप का जो टैरिफ टैंट्रम है उसकी वजह से हेल्थ केयर जो है वो रिसेशन प्रूफ है, तो इन्वेस्टर्स उस पर बेट कर रहे हैं। और विद इन हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, डोमेस्टिक जेनरिक ड्रग मार्केटर्स, ये बिल्कुल इंसुलेटेड हैं ग्लोबल टर्मिनल से, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कहना है आदित्य खेमका का, जो फंड मैनेजर है इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के। तो फॉर पास्ट 1 मंथ में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉस्पिटल स्टॉक्स जैसे मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर ग्लोबल, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, ये 4.5 से 20% बढ़ चुके हैं, और बेंचमार्क निफ्टी 4% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये बीट कर रहे हैं हमारे बेंचमार्क को, निफ्टी और सेंसेक्स को, बिकॉज ये
इन्फ्लेशन, इसे कहा जाता है कि रिसेशन प्रूफ है। तो कोई भी रिसेशन शॉक्स जो इकोनॉमी को लग सकता है, ओवरऑल इंडस्ट्रीज को लग सकता है, वो हॉस्पिटल्स को नहीं लगने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।